बात तो सही है कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति देश के किसी और राज्य में देखने को नहीं मिलती है और ये अपने आप में बड़ी अनोखी पॉलिटिक्स भी यहाँ होती है। सतीश जी, पिछला चुनाव अगर याद करें तो जब विकास अघाड़ी आई और जिस तरीके से, वो भी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह की सरकार बनेगी कि कांग्रेस के साथ शिवसेना जाएगी। तो यहाँ पर आज जो अभी तिवारी साहब कह रहे थे कि 99 में भी उन्होंने इस तरह की बात सुनी कि भाई ये तो हो सकता है, तो होते हुए हमने देखा भी। उसमें बहुत बड़ा रोल माना जाता है शरद पवार साहब का। अब इस चुनाव में शरद पवार, जो कि हम उनके लिए राजनीति के चाणक्य और दिग्गज राजनेता और तमाम विशेषण उनके लिए यूज़ करते हैं कि भाई उनके जैसा कोई सोच नहीं पाता, इस चुनाव में उनका क्या रोल देख रहे हैं आप? देखिए, पहला तो मैं यही कहूंगा कि अब शरद पवार एक नहीं रहे। महाराष्ट्र में जैसा कि अभी तिवारी जी ने कहा कि अनिश्चित है, मैं कहता हूं बड़ा निश्चित है महाराष्ट्र। निश्चित ये है कि ये अनिश्चित है कि कौन किसके साथ जाएगा, ये एकदम निश्चित है। और पवार अब कई हो गए हैं। एक तो जूनियर ही पवार है, शरद पवार की भाई भाजपा से भी, भाजपा को वो समर्थन कर चुके हैं विधानसभा में, एक समय हुआ था ऐसा। तो कौन किस तरफ पलट जाएगा, कहां जुट जाएगा, कहां कोई तोड़ देगा, कहीं दो दो गठबंधन से एक ही आदमी शपथ ले लेता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। तो महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव के लिए जाना जाता रहा है, कोऑपरेटिव आंदोलन के लिए, कोऑपरेटिव के लिए। वहां कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स, हमको लगता है पावर पॉलिटिक्स की जो का कोई एक संविधान होगा तो सबसे ज्यादा उसकी पढ़ाई महाराष्ट्र ने कर दी, दूसरे देश को ही राह दिखा देते हैं। और ऐसी स्थिति में जब 6 पार्टियां हैं और लगभग 10% का फर्क होगा, सबकी का जो औकात है बराबर है, कौन किस तरफ जुट जाएगा कहना मुश्किल है। या तो कोई एक तरफा जीत ले, ये एक है बात, नहीं तो कहीं ढुलमुल की स्थिति बनी तो कोई ठिकाना नहीं है। कल को आप पता नहीं अचानक देखेंगे कि भाई शिंदे और ठाकरे मिल गए, उद्धव ठाकरे, फिर से ठाकरे साहब घर वापसी हो गए। ये सब मैं कयास में बोल रहा हूं, लेकिन वहां कुछ ऐसा होता रहा है, इसलिए इस तरह की चीजों को हमें उसको नजर नहीं हटानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए उद्धव ठाकरे, ये चुनाव महाराष्ट्र का क्यों उद्धव ठाकरे, मैं तो यही कहता हूं कि उद्धव ठाकरे क्यों है, इसलिए है ये प्लस में हो, माइनस में हो, विरोध में हो, पक्ष में हो, है वो उद्धव ठाकरे सेंट्रिक। तो वो है इस बार का। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे का जो बीजेपी से संबंध टूटा या बाद में बहुत तरह के संबंध तोड़ दिए गए, पार्टी ही टूट गई, तो उसका मुख्य कारण क्या था? चीफ मिनिस्टरशिप। तो भाई उद्धव ठाकरे की इन अराउंड ही तो सारी चीजें चलेगी। पवार साहब किस तरफ से बैटिंग करेंगे, कहां फील्डिंग करेंगे, कैच ड्रॉप कर देंगे, रन आउट हो जाएंगे, किसी और को कर देंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन आज के महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्रिकेट में ये सारे 11 प्लेयर जो हैं, सब के सब शरद पवार ही हैं। जी, बढ़िया आपने ये विश्लेषण किया। 11 के 11 यहाँ पर शरद पवार ही हैं और अनिश्चित है पूरा मामला कि कौन किसके लिए क्या कर देगा। मयूर, इस पूरे चुनाव में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स फैक्टर क्या होगा, देखिए शरद पवार साहब भी हैं, उद्धव ठाकरे साहब के इर्द गिर्द बहुत कुछ घूमेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिंदे साहब का कोई जोर नहीं है। उन्होंने लोकसभा में एक, मैं कहूँगा, ठीक ठाक ही प्रदर्शन किया। तो फिर वो एक्स फैक्टर क्या होगा? हर कोई क्या कोशिश कर रहा होगा, या आप भी यही कहेंगे कि नहीं, बस सब अपनी अपनी कोशिश करेंगे और बाद में जब नतीजे आएंगे तब सही में कोशिशें शुरू होंगी कि किसके साथ किसको जाना है? देखिए, अगर महाराष्ट्र की राजनीति में हम ये बात पकड़े कि नैरेटिव क्या सेट हुआ है नेताओं के, अब तक हमेशा हम बात कर रहे थे कि जनता के लिए क्या नैरेटिव सेट, उस नैरेटिव के आधार पे वोटिंग होगी, उस नैरेटिव के आधार पे सोच होगी, उस नैरेटिव के आधार पे राजनीति। लेकिन हमें महाराष्ट्र के विषय में विश्लेषण करते समय यह भी देखना चाहिए कि नेताओं के लिए क्या नैरेटिव सेट हुआ, कि भाई नेता बनने की व्याख्या महाराष्ट्र में क्या है। तो नेता बनने की व्याख्या महाराष्ट्र में
सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है कि जो आदमी जीत सके, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी ताकत पर बनाए रख सके, खुद का वजूद बनाए रखे और अपने नेता के साथ नहीं बल्कि अपने हितों के साथ में आगे बढ़े। ये नैरेटिव सेट हुआ है महाराष्ट्र में नेताओं के लिए, या फिर नेताओं का इस समय जो पासिंग क्वालिफिकेशन है वो पासिंग क्वालिफिकेशन इस समय यही है। महाराष्ट्र में हर नेता आप देखिएगा, अभी तो चुनाव आए नहीं है, लेकिन यहां से वहां, वहां से यहां उड़ी मारते हुए आपको इतने सारे नेता दिखेंगे कि खुद जो पार्टी के आला कमान है वो चकरा जाएंगे कि ये आखिर हो क्या रहा। बिहार में एक कहावत है, आया राम गया राम, जो पूरे देश में ये कहावत अब कही जाती है, आया राम गया राम, क्योंकि एक ही दिनों में उसने कई सारी पार्टी हरियाणा का बदली। हरियाणा, माफ कीजिए, दुरुस्त कर दिया। तो महाराष्ट्र में हमें आया राम गया राम नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कई सारे आएंगे और कई सारे जाएंगे, झुंड में आएंगे, झुंड में जाएंगे, और कौन सा नेता कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, ये वो नेता एक न्यूक्लियर फैसला करेगा, और वो फैसला करने के पीछे उसका गणित सिर्फ और सिर्फ विनेबिलिटी होगा। और पार्टियां भी विनेबिलिटी को ही सबसे बड़ा अंक मानेगी, क्योंकि जो नंबर गेम में आगे होगा उसके उतने स्टेक ज्यादा होंगे। तो कोई एक्स फैक्टर वाई फैक्टर नहीं दिखता, सभियों को सभी चाल चल देनी है, तुक्के भी सारे के सारे लड़ा देने हैं, कौन सा तुक्का काम कर जाए, कौन सी स्कीम काम कर जाए, और कौन सा नेता किस इलाके में चल जाए, कौन सा मुद्दा जो है ओपी जी ने यहाँ पर बताया था, ओबीसी वाला मामला। बीजेपी को बहुत अधिक कमजोर आंकना ये सबसे बड़ी गलती। देखिए, मुझे शरद पवार जी के बारे में इतना तो पक्का पता है कि शरद पवार जी जो है वो पूरे के पूरे महाराष्ट्र में एक नंबर की पार्टी जो है वो बनाकर आगे बढ़ने का उनका कोई लक्ष्य नहीं। उनका लक्ष्य इतना है कि मेरी इतनी सीटें आनी चाहिए कि चाहे सरकार किसकी भी बने, बिना मेरी सहायता के कोई भी सरकार। वेरी क्लियर उनका केआरए की रिजल्ट एरिया, उनका नैरेटिव जो है वो इसी डेफिनेशन के आसपास घूम रहा है, और इसीलिए अपने अपने एजेंडा, अपने अपने टारगेट्स, और इसी पर राजनीति आगे चल रही है। ठीक है विजय भाई, ये बताएं कि जैसे मयूर कह रहे हैं कि बीजेपी को कम आंकना नहीं चाहिए, आप उन्हें मतलब आउट करके ना चलें। अब जो लोकसभा चुनाव में हुआ वहाँ जो गलतियाँ हुई, और बड़ी ऑब्वियस टाइप की गलतियाँ हुई जो खुद स्वीकार करते हुए नेता लोग नज़र आए, तो क्या इस बार अब अमित शाह साहब यहाँ हैं, नागपुर में बैठकें हो रही हैं या अलग अलग जाके वो सबसे मिल रहे हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको वो करेक्ट करना चाह रहे होंगे? क्या जो थोड़ी देर पहले मैंने बयान का जिक्र किया उसको उससे जोड़ के देखूं, अब वो अजीत पवार साहब वाली जो चीज़ है, जो हाथ मिलाया, जो लोगों को बहुत पसंद नहीं आई, वो ये जान भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, लेकिन एकदम उसका क्या कर लें? तो क्या चल रहा होगा बीजेपी के अंदर, किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे, अगर इस पर आप कुछ बात हमें बता पाएं। नहीं विपिन भाई, बीजेपी को कम आंकने वाली बात मैं तो नहीं समझता कि कोई भी सोच रहा होगा। बीजेपी को कम आंकने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं होती, भले ही वो खुद ही परफॉर्म ठीक से ना करे, उसके बाद भी हम लोग उनको कम नहीं आंकते, समझे? तो और जब अमित शाह जिसको पूरा देख रहे हो चुनाव को, तो वो अमित शाह का चुनाव को ऐसा होता है जैसे यश जौहर की फिल्म हो या यशराज चोपड़ा की फिल्म हो, या आज की तारीख में हमारे जो करण जौहर साहब है, कि उनका नाम ही काफी है, तो फिल्म थोड़ी तो चली जाती है, 4 हफ्ते तो चली जाती है ना। तो इसलिए बीजेपी को कम आंकने की बात नहीं है। अभी तिवारी साहब ने प्रमोद जी का जिक्र किया था, तो मुझे याद आई बात कि प्रमोद जी से यही सवाल मैं पूछ रहा था। तो एक बार उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ये जो कहते हैं कि विचारधारा, तो बोले किसी भी पार्टी की विचारधारा अलग नहीं है देश में। सब पार्टियां, देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी देश का ही तो विकास करना चाहती है, राज्य का विकास करना चाहती है। तब बताइए इसमें क्या फर्क है, कोई भी किधर आ जाए। और इसलिए महाराष्ट्र में मुझे कोई अनिश्चितता कहीं पर नहीं दिखती है इस चुनाव में पूरे में।
निश्चित है सब लोग सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, जिसके साथ सरकार बने उसके साथ जाने को तैयार हो सकते हैं। उसमें कहीं पर भी कोई ऐसी विचारधारा की परेशानी मुझे नहीं लग रही। और फिर से वहीं पर मैं आता हूं कि पहले जो हमारे सीरियल चला करते थे प्लेटफॉर्म पे, जीईसी पर, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स पर, उसमें क्या था कि विलन रोल जो लीडर है या एक चरित्र अभिनेता है, उनके रोल फिक्स होते थे, आप उनकी पहचान कर सकते। लेकिन अब जमाना आ गया ओटीटी का। ओटीटी में जो है कैरेक्टर आर्टिस्ट ही विलन भी हो सकता है। वो कब ट्विस्ट लेगा ये आपको पता नहीं होता। मुझे लगता है जो ओटीटी की सीरीज लोग आजकल बना रहे हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति को ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं और उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करके वो अपने एपिसोड्स बना रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा रियल लगते हैं, समझे? तो वो जो रियल कैरेक्टर्स हैं, इसलिए इस ओटीटी सीरीज जो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की, इसमें कौन कब विलन होगा, कब इंपॉर्टेंट है। इसमें कैरेक्टर जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आज विलन है, कल कैरेक्टर आर्टिस्ट है, परसों हीरो है या हीरोइन, ऐसा नहीं है। कब उसको किस भूमिका में रहना है ये उसे तय करना होता है, क्योंकि फाइनली सीरीज को हिट करना है, फाइनली सरकार बनाना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अनिश्चितता मुझे महाराष्ट्र में कोई नहीं लग रही। सब राजनीतिक दल बहुत ईमानदारी से, बहुत गंभीरता से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी सरकार बने उस सरकार में वो रहे, जो भी सरकार बने उसमें रहे, इसकी एक्सरसाइज वहां पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि इस बार उसका थोड़ा सा और बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में कहीं ना पहुंचे, इसकी एक्सरसाइज वहां पर कर रहे हैं। अभी वोट जिहाद की बात हुई है लोकसभा चुनावों को लेकर। अभी फडणवीस साहब ने 14 सीटों की बात की, तो 14 सीटों का मतलब होता है 1/3 सीटें। और फिर अभी सतीश भाई वो औरंगाबाद से मुंबई की यात्रा का भी जिक्र कर रहे थे। फिर अभी मैंने देखा कि धारावी में भी आप कुछ बुलडोजर चलवाने की कोशिश कर रहे थे। वो सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है कि कब कहां पर क्या हो। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है, लेकिन ये तय है कि सभी पार्टियां सरकार बनाने के लिए बहुत गंभीर है और उनका केवल एक ही लक्ष्य है कि सरकार में रहे। अब आप फिर बाद में पहचानते